all type of plants, maybe ornamental, maybe herbs, maybe others. ये प्रोपोगेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है गार्डनिंग में। हर तरह के झाड़ आपको नर्सरी में नहीं मिलते, कुछ तो आपको खुद को भी प्रोपोगेट करना पड़ता है, और आप खुद प्रोपोगेट करने लगेंगे तो आपको बहुत मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, और आपको लगेगा कि नहीं ये आपकी क्रिएटिविटी है। तो प्लांट प्रोपोगेशन पे अपन आज का लेक्चर देखेंगे। नेक्स्ट, ये इसमें स्पेशली पहले अपन देखते हैं ऑर्नामेंटल हर्ब्स में, जैसे ये कई तरह से प्रोपोगेट होते हैं, जैसे सकर्स, क्राउन्स। सकर्स जर्बेरा में प्रोपोगेशन के लिए काम देता है। क्राउन्स ऑर्नामेंटल पाइनएप्पल में खास करके काम देता है। पार्शियल ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ इवन ऑनियन इज थ्रू क्राउन्स। बल्ब्स ट्यूबरोजेस में है बहुत से, और बाकी भी बहुत से तरह के बल्ब्स हैं। कॉर्न ग्लेडियोल्स में, ग्लेडियोली जो बोलते होते हैं ना, उसमें अपने को कॉर्न प्रोपोगेट करता है। बेगोनिया का ट्यूबर प्रोपोगेट करता है। कैना और फर्म्स का राइजोम प्रोपोगेट करता है। स्वीट वायलेट्स है, इसका रनर्स प्रोपोगेट करते हैं। स्टोलन, किसी किसी चीज में स्टोलन होता है, वो क्लोरोफाइटम जो ये रिबन ग्रास होती है उसमें स्टोलेंस प्रोपोगेट करता है। हिबिस्कस डोरेंटा, इसमें कटिंग्स प्रोपोगेट करती है। सीड्स पिटोनिया, मैरीगोल्ड वगैरह के सीड प्रोपोगेट करते हैं। सीड का तो बहुत सरल है, अपन सभी जानते हैं, और मैंने पहले कल भी बताया था कि सीड्स जब आप लगाएं तो उसकी थिकनेस से डबल दी साइज में मट्टी में दबाएं। बारीक सीड है तो बहुत कम लेयर ऊपर आएगा, मोटा जितना सीड है उतना मोटा लेयर आएगा। ये एक तरह से थंब रूल है। नेक्स्ट, अब अपन शुरुआत से आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। प्रोपोगेशन इज अ वे अ ग्रोअर कैन इंक्रीज देयर सप्लाई ऑफ प्लांट्स। आपके पास एक प्लांट है, वो एक प्लांट को आप बढ़ाने के लिए खुद के यहाँ पे भी कर सकते हैं, ग्रोअर्स भी इसी तरह से प्रोपोगेट करते हैं। इसमें सीड को काम में लिए बिना प्रोपोगेट होता है, और मेजर इसका रीजन होता है कि जो आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से आगे बढ़ाते हैं, दोबारा उगाते हैं, वो इट्स ट्रू टू द मदर प्लांट। यदि मदर प्लांट जिस तरह का है बिल्कुल वैसा ही होता है, जबकि बाकी सीड के प्रोपोगेशन में आजू बाजू से सिमिलर वैरायटी के, सिमिलर जीनिया के जो दूसरे, यदि पराग उसमें आ गया तो कलर चेंज हो जाता है, डिफरेंट भी आ सकता है, तो उसमें फर्क पड़ता जाता है। इसलिए जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो ट्रू टू इट्स मदर प्लांट होता है। ये इन्वॉल्व, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, दिस इन्वॉल्व स्ट्रक्चर विद as bulbs and cuttings, and all new plants formed are identical to the original parent plant. जैसा आपको अभी मैंने बताया, vegetative propagation produces new plants and faster than using seeds. Next, अब suckers. ये suckers जो हैं, they are liberal branches developed from underground parts of the stem or roots in the soil. Gerbera produces numerous suckers which can be split into many individual plants. जैसे जरबेरा का झाड़ आप देखेंगे ना, जब फूल हो जाता है उसके बाद में आप देखेंगे उसमें बहुत सारे सकर्स आ गए हैं नीचे जरबेरा में। वो जरबेरा के सकर्स यदि आप स्प्लिट कर लेंगे तो आपको एक एक नया प्लांट मिल जाएगा। By separating the suckers plant, care must be taken to allow each sucker with some roots attached to it. आप शकर जब अलग करते हैं तो उसमें देखिए कि कुछ न कुछ थोड़े बहुत में रूट्स आए हर शकर के साथ में। यदि रूट्स नहीं आएंगे तो बेचारा दाना पानी ले नहीं पाएगा जमीन में से और वहीं पे मर जाएगा, इसलिए थोड़े से रूट हर शकर में आने चाहिए। नेक्स्ट, क्राउन।
Crown is basal part of the plant stem below the soil surface. Crown can produce new plantlets with independent shoot and root system. जैसा आप देखते हैं पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में क्राउन से प्रोडक्शन होता है. और भी कई तरह के वेराइटीज हैं जो क्राउन से प्रोड्यूस करती हैं, जैसा गाजर, ये गाजर भी क्राउन से प्रोड्यूस होता है. हाँ ठीक है, उसके बाद एक बार सीड की साइकिल आएगी, लेकिन ओरिजिनल साइकिल आपकी उसके क्राउन से होती है. कई में तो ऐसा होता है, बहुत बड़ा क्राउन होता है, उसको आप काट के डिवीजन कर दीजिए और हर डिवीजन में से भी आएगा. वो हर प्लांट की वैरायटी पे अलग अलग होता है. कई हर्ब्स में ऐसे होते हैं कि आपका क्राउन आप डिवाइड कर सकते हैं. जैसे आपने सफेद मूसली के बारे में बहुत सुना होगा. ये सफेद मूसली भी क्राउन से ही प्रोड्यूस होती है. इसके क्राउन्स को आप डिवाइड करके एक मूसली की झाड़ से 3-4 क्राउन्स आप अलग झाड़ पैदा कर सकते हैं. ये क्राउन से ही बढ़ती है. ऐसे बहुत से प्लांट्स होते हैं जो क्राउन से बढ़ते हैं. इनके सीड्स भी लगते हैं, लेकिन क्राउन से भी बढ़ते हैं. क्राउन से दे आर ट्रू टू दैट मदर प्लांट. नेक्स्ट, bulb. A bulb is a specialized underground organ consisting a short, fleshy, apical growing plant enclosed by thick, fleshy scales. ये ज्यादातर जो बल्ब्स होते हैं, जैसे प्याज भी बल्ब है, पोटैटो भी जमीन के अंदर का है. वी मे नॉट कॉल इट बल्ब, लेकिन इट इज, वो राइजोम में आ जाएगा, लेकिन वो भी जमीन के अंदर होता है. आपका जो निशिगंध है वो भी बल्ब, उसका भी बल्ब होता है. ऐसे बहुत सारे फूल के झाड़ भी हैं जिनमें बल्ब होते हैं. बहुत सारे पत्ते के लिए जो अपन लगाते हैं उनमें भी बल्ब होते हैं. नीचे बल्ब से भी आपका प्रोपेगेशन होता है. Outer scales of bulb are fleshy and contain reserved food materials. That is, tuberose है, bulbous iris है, tulips है, daffodil है. They are grown from bulbs. कुछ variety of water lilies भी bulb वाली होती है. Bulbs are produced by monocotyledonous ornamental plants. अपन कहते हैं, डीप में अभी नहीं जाते हैं. Next, tuber is the short terminal portion of underground stem. Would accumulate in tuber, which causes thickening of the stem. Tubers produce buds which grow into new plant under favorable condition. अभी नीचे आपको ट्यूबर के कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाए हैं. Begonias, an ornamental herb propagated by tubers. ऐसे बहुत से फूल के होते हैं जिनमें इस शेप का आपको नीचे मिलेगा. These are tubers. Next, rhizome. Rhizome is a horizontal stem growing under a subsoil surface, showing nodes and internodes like aerial stems. Rhizome is main axis of the plant, producing roots on its lower surface, whereas leaves and flowering shoots above the ground. Canna is an ornamental herb propagated by the rhizome. Canna आपने सबने देखा हुआ है, इसके rhizome होते हैं. और मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ राइजम इज अपना अदरक. वो भी राइजोम से होता है. हल्दी राइजोम से होती है. नेक्स्ट, हाँ, some plants grow plantlets at the end of horizontal stem called runners. स्पाइडर प्लांट जो आपको मैंने बताया था, जिसको रिबन ग्रास भी बोलते हैं, that grow through runners. स्ट्रॉबेरी वो रनर से ग्रो होती है. If runners are propagated to the ground, the plantlets grow roots and the runner can be cut. जो इसमें से रनर आता है प्लांट में से, वो रनर के एंड पे आपको झाड़ बना हुआ दिखेगा, हल्का सा, बारीक सा, छोटा सा. उसको आप ग्राउंड में जाने दें, ग्राउंड के किनारे पे ही होएगा, झाड़ से निकल के मिट्टी में ही उसको रहने दें. वहां से रूट्स डेवलप हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाएगा. तब आप इसके रनर की स्टेम कट कर दीजिए, वो आपको अगला प्लांट मिल जाएगा. If runners are pegged to the ground, the plantlets grow roots and the runner can be cut. Next, stolons, horizontally growing stems which produce
adventurous roots when they come in contact with the soil growing medium. ये स्टोलन का मुझे एग्जैक्ट सैंपल नहीं मिल पाया करके मैंने आपको फोटोग्राफ नहीं दिया। इसमें बिल्कुल क्लियर है कि हॉरिजॉन्टली जो स्टेम बाहर निकलते हैं वो उसमें से रूट्स भी आते हैं, और रूट्स जब जमीन में चले जाते हैं तो दे स्टार्ट बिकमिंग प्लांट। ये क्लोरोफाइटम्स की वैरायटी में स्टोलम्स भी काफी होते हैं। नेक्स्ट, कटिंग। स्टेम कटिंग सबसे सरल तरीका है। स्टेम की कटिंग with few buds can be propagated by placing them under favorable conditions to develop a plant which resembles the parent. Propagating cutting method is commonly used in hardwood plants which cost effective, quick and cheaper. The plants like hibiscus, rose, dorenta, eclofair commercially propagated by cuttings. ये कटंग मतलब अपन अपने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कलम लगाना बोलते हैं। कलम काटते हैं ना अपन झाड़ों से, वो झाड़ों में अलग अलग तरह की लकड़ी डंडी होती है, स्टेम। कुछ बिल्कुल मैच्योर्ड होती है जो नीचे ब्राउन हो जाती है, कुछ हाफ मैच्योर्ड रहती है जो ग्रीनिश ब्राउन और थोड़ी सी नरम रहती है, उसके ऊपर होती है जो ग्रीन रहती है ज्यादातर। अलग अलग प्लांट्स की वैरायटी की खासियत होती है कि वो अलग अलग तरह की लकड़ी से प्रोपोगेट होते हैं, अलग स्टेम का अलग भाग से अच्छे से प्रोपोगेट होते हैं। जो बिल्कुल नीचे की हार्ड होती है, कुछ प्लांट सिर्फ उसी से प्रोपोगेट होते हैं, बाकी प्लांट तो आपने वो हार्ड लगा दी तो उसमें बड़ी मुश्किल से उग पाएगा। ये हार्ड में से प्रोपोगेशन आराम से हो जाता है बोगनविला का, रोजेस का, ये हार्ड में से हो जाता है। बाकी जो चीजें हैं वो थोड़ा जो हार्ड के बाद की है, ग्रीनिश ब्राउन जो रहती है, उससे प्रोपोगेशन अच्छा होता है। जैसे कनेर है, अब कनेर का ग्रीनिश ब्राउन पोर्शन से ज्यादा अच्छा प्रोपोगेशन होगा। आपका चंपा है, चंपा तो पूरा स्टेम आप बड़ा लगा दीजिए, बड़ा स्टेम का स्टेम उग जाएगा, आपको उसमें जड़ें फूटने के बाद आपको 3 फुट 4 फुट का झाड़ भी रेडीमेड मिल जाएगा। बस ये करिए कि जब आप लगाएं तब उसकी बड़ी पत्तियां तोड़ लें। तोड़ने के बाद, और चंपा में तो सबसे बढ़िया चीज है कि आपने आज कलम काटी तो उसको 2-3 दिन सूखने दीजिए और उसके बाद लगाइए, तब वो अच्छे से प्रोपोगेट होती है। उसका स्कम जो नीचे का पोर्शन होता है जहां से दूध निकलता है, वो पोर्शन में स्कम डेवलप हो जाएगा और उस पर इंफेक्शन नहीं हो पाएगा, और आराम से आप 2-3 दिन उसको सुखाने के बाद आप उसकी कटिंग लगाइए। बाकी चीजों में आपको तुरंत कटिंग लगानी है, लेकिन चंपा एक ऐसी वेराइटी है जिसमें आप 2-3 दिन तक के उसको रहने दे सकते हैं। रहने देंगे तभी आपका अच्छा प्रोपगेशन होगा। सब वैरायटी टू वैरायटी है, स्पेशली दूध वाली जो वैरायटीज हैं, और जो दूध वाली वैरायटीज में भी जिनके पत्ते मोटे होते हैं, जिसमें पत्तों में भी पानी एक्यूमुलेट या रस एक्यूमुलेटेड रहता है, वही चीजें ज्यादा आपको सुखाने के बाद प्रोपगेट होगी। बाकी को आपको तुरंत जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश करनी चाहिए। ज्यादातर अपन लोग सब चीजों की कलम लगाते हैं, कलम से ही ज्यादा प्लांट अपन अपने गार्डन में तैयार करते हैं। हिबिस्कस भी कलम से ज्यादा लगाते हैं अपन, मोगरा भी कलम से लगाते हैं, चंपा तो लगाते ही है कलम से। रोजेस कलम के लगाए हुए होते हैं, लेकिन उनका जो फूल होता है, फूल लेट आता है, फूल थोड़ा सा छोटा होता है, इसलिए रोजेस ज्यादातर बडेड लगाए चाहिए, या देशी रोज है वो आप कलम लगाएं। वैसे बडेड रोज के लिए भी पहले देशी और कुछ वेराइटीज की कलम लगाई जाती है, उसमें फिर आंख बांधी जाती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। Seeds. Seed is a sexual method of plant propagation. Direct seedlings. Next, direct seedlings. Seeds are planted directly into soil for germination. गुम्फेरा है, पिटूनिया है, इसके डायरेक्ट प्लांट्स सीड्स प्लांट किए जाते हैं। इनडायरेक्ट सीडलिंग में जो प्रोटेक्टेड कंडीशंस में पहले जर्मिनेट करा लिए जाते हैं, जो छोटे छोटे से प्लांटलेट बन जाते हैं, तब उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है, वो प्रोटेक्टेड ये होते हैं। और जो डायरेक्ट वाले होते हैं वो ज्यादा बेटर, जैसे आप डायरेक्ट भी लगा रहे हैं तो पहले पॉलिथीन में सीड लगा लीजिए, जब वो सीड बड़े हो गए, अच्छे स्टर्डी बन गए,
तब उनका पॉलिथीन फाड़िए, कल जैसा मैंने बताया था उसका रूट बॉल इंटैक्ट रखिए, तो आप सही तरह से उसको ट्रांसफर कर पाएंगे। आपने रूट बॉल यदि फोड़ दिया तो बेचारे को थोड़ी सी तकलीफ होती है दोबारा डेवलप होने को, और कई बार डेवलप नहीं होता है। तो बेस्ट मेथड है कि जो डायरेक्ट वाले हैं उनको आप डायरेक्ट जर्मिनेट करिए या पॉलिथीन में जर्मिनेट करिए, और जो इनडायरेक्ट है वो आप पॉलिथीन में नहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली करिए तो ज्यादा अच्छे रहेंगे। जैसे हॉलीहॉक भी डायरेक्टली आप सीड डालेंगे तो बहुत अच्छे से होता है। नेक्स्ट, कुछ प्लांटलेट ऐसे होते हैं जिनके पत्तों पे छोटे छोटे कट्स दिखते हैं आपको, और वो कट्स में एक एक इंडिपेंडेंट झाड़ नजर आने लगता है। जब पत्ता मैच्योर होता है तो वहां उनके एंड पे इंडिपेंडेंट झाड़ आने लग जाते हैं। ये स्पेशली जो मोटे पत्ते वाले होते हैं, और उनमें कट्स, हर कट में से एक एक झाड़ उगता है। ये जैसे कल अपन बात किए थे इसकी, जो पत्ते का अपन पकौड़े बनाते हैं जिसमें से अजवाइन की सुगंध आती है, वो आप कटिंग से भी डेवलप कर सकते हैं और उसके कट्स में भी प्लांट्स उगते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप जब ऑब्जर्व करेंगे आपके गार्डन में तो आपको दिखेगा, तो उसमें आपको इस तरह के भी मिलेंगे। ये जो आपको फोटो दिख रहे हैं मैक्सिकन हेड प्लांट्स कहलाता है, इसकी एजेस के लीव्स में से आते हैं। ये आप बोल सकते हैं कि प्लांट पिगी बैग्स हैं। पिगी बैग अपने और मदर प्लांट पे होते हैं, जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वहां से झड़ जाते हैं, और झड़ के जहां नीचे गिरे वहां पे जड़ें पकड़ लेते हैं। उसके पहले भी आप देखें अच्छी जड़ डेवलप हुई तो हल्के से हाथ से उसको निकाल सकते हैं और सही तरीके से प्लांट कर सकते हैं। इस तरह के बहुत से, आप जितना ऑब्जर्व करेंगे आपको उतना इनके बारे में समझ में आएगा। ऑब्जर्वेशन गार्डनिंग का सबसे बड़ा गुण है। नेक्स्ट, ऑफसेट। An offset is a plantlet which grows as a side shoot at the base of the parent plant. Sometimes lots of offsets grow and form a club. Mother-in-law's tongue is a plant which grows in offsets. जैसे आप देखेंगे मदर इन लॉ टंग आपने सब जगह सबने देखा होगा। सॉरी आप बदलिए, हाँ ये वाला, ठीक है। मदर इन लॉ टंग में नीचे से आपके जो लास्ट एंड होता है जहां से आपका पत्ता बाहर आया रहता है, वो पोर्शन से एक तरह से एक स्टेम सरी की डेवलप होती है और वो बाजू में दूसरा प्लांट तैयार कर देती है। ऐसे ही गुच्छा तैयार होता रहता है बेस पे, और सब अलग अलग प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं। आप इनको उखाड़ेंगे और उनको यदि थोड़े से सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, जुड़े रहेंगे आपस में, थोड़ा सा तोड़ लेंगे वहां से तो एक नया प्लांट आपको मिल जाएगा। ये कई वेराइटीज में कॉमन चीज है। इस तरह से आपको बहुत से प्लांट्स मिल सकते हैं। ये राइजोम भी, कई राइजोम में भी आपको बीच में से तोड़ना पड़ता है। कुछ कुछ राइजोम तरीके ही है, लेकिन राइजोम्स में इंडिपेंडेंट ग्रोथ होती है, इसमें उसकी डाली ही तरीके ही चीज ग्रोथ होती है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। अब artificial propagation is when part of a plant is cut from a parent and used to make a new plant. This is quicker than waiting for the parent plant to make seeds, and all the new plants will be identical to the parent. A cutting is a piece of plant stem with leaves which is cut, dipped in rooting hormone, encourage roots to be made and planted. इसमें क्या होता है, पहले आप कटिंग लगाते हैं कोई भी प्लांट की, किसी किसी चीज में तो कटिंग बहुत अलग हो जाती है। जैसे आप संतरा लगाएंगे या नींबू लगाएंगे, तो संतरे में और नींबू में एक गज नींबू करके एक बड़ा है, दोनों एक ही जीन की। तो गज नींबू का यदि आप जब सीड लगाते हैं, उससे जो प्लांट डेवलप होता है उसकी रूट्स अच्छी डेवलप होती है। ये तरीका इसलिए डेवलप हुआ कि मदर प्लांट
जो रहता है, जिसकी रूट सिस्टम जो उसमें बहुत अच्छा होता है, वो प्लांट नीचे का मदर प्लांट करके यूज होता है। वो मदर प्लांट जब थोड़ा सा बढ़ जाता है तब उसके ऊपर जिस वैरायटी का आपको चाहिए उसकी उसका पंट एक पार्ट लगा दिया जाता है, बांध दिया जाता है। आगे बताऊंगा मैं किस तरह से होता है वो बांध के उसको डेवलप करते हैं, जिसको बोलते हैं आंख बांधना। तो संतरे में तो नॉर्मली अच्छी वैरायटी के आंख बांधी जाती है गज नींबू के झाड़ पे। गंज नींबू का प्लांट पहले तैयार किया जाता है सीड से, जब वो करीब करीब साल का हो जाता है तब उसमें कट करके इसकी आंख लगाई जाती है। उसी तरह से नॉर्मल नींबू भी अच्छी वैरायटी के जो ग्राफ्टेड है उसी तरह से किए जाते हैं। तो आपको जो बाजार में ग्राफ्टेड फ्रूट्स के प्लांट्स मिलते हैं वो सब इसी तरीके से तैयार किए रहते हैं। इसमें जो मदर प्लांट होता है इसका रूट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। जो ऊपर से अपन जिसके लगा रहे हैं, सपोज आपने उसका ही बीज लगा लिया तो एक तो सब बीज जर्मिनेट नहीं होते, या जर्मिनेट भी हो गए तो उसका रूट सिस्टम नीचे का स्ट्रांग नहीं हो पाता। उसकी जाति ही वैसी है, उसके जीन्स में ही ऐसा है कि वो नीचे का पोर्शन उसका ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उसको दूसरे प्लांट के ऊपर आंख बांध दी जाती है जिसमें उसको रूट उसका मिले और ऊपर का डेवलपमेंट इसका मिले। जैसे आपने देखा होगा कई बार आप ग्राफ्टेड गुलाब बाहर से लाते हैं, उसमें जो आंख बंधा हुआ पोर्शन होता है, जिस जगह से आंख निकलती है, उसके ऊपर जो स्टेम्स उग रहे हैं वो प्रॉपर निकल रहे हैं। उसके नीचे से भी कुछ यदि डाली उग जाती है तो वो मदर प्लांट की हो जाती है, उनको आपको तोड़ के अलग करना पड़ता है, नहीं तो आपका प्लांट खराब हो जाता है। क्योंकि नीचे वाला प्लांट ज्यादा स्टर्डी है, वो ज्यादा मटेरियल ले लेता है, तो धीरे धीरे करके ऊपर वाला प्लांट जो आंख बन के डेवलप हुआ है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि नीचे वाला ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन उसको अपन ने बढ़ने ही नहीं देना है ऐसे केस में। वो जैसे निकला आप उसको निप कर दीजिए, 2-4 बार आप निप करेंगे तो बाद में नीचे से निकलना ही बंद हो जाएगा। ये गुलाब में बहुत होता है, आपके संतरे में भी होता है। जहां भी आप मदर प्लांट नीचे का रूट के लिए अच्छा यूज कर रहे हैं उस जगह पे यही काम प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम ओवरटेक किया जा सकता है, आपको खास करके उसको ऑब्जर्व करते रहना है कि उसके नीचे से नहीं उगे। नेक्स्ट, स्टेम कटिंग। अब स्टेम कटिंग में आपको एक स्टेम तोड़ लेते हैं, हर्बेशियस कटिंग जो बोलते हैं। जो कोलियस है, कार्नेशन है, क्रिजेंथेमम है, इसमें आप ज्यादा मोटी डाली नहीं काटते। ऊपर की जो हरी होती है, छोटा सा हरा पोर्शन जो होता है, वही आप तोड़ के मिट्टी में लगा देंगे तो वो बहुत जल्दी रूट पकड़ लेता है। अब उसका यदि ज्यादा मैच्योर वाला आप पोर्शन लगाएंगे तो उसको रूट पकड़ने में टाइम होता है, या कई बार नहीं भी पकड़ता है। तो ये हर्बिशियस कटिंग जो है, ये कोलियस, कार्नेशन, क्रिजेंथेमम ये काम देती है। अब सॉफ्ट वुड कटिंग, ये अल्टरनेथेरिया, डहेलिया, जूनिपर, मैग्नोलिया, फाइकस, इसमें आपको सॉफ्ट वुड, मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि जो आप स्टेम में काट रहे हैं उस स्टेम को आपको ऑब्जर्व करना है कि वो ज्यादा हार्ड है, कम हार्ड है, कि बिल्कुल सॉफ्ट है। तो सबसे ऊपर का जो एंड भाग है वो हर्बेशियस में काम देता है। उसके बाद का जो है, जो थोड़ा सा ब्राउनिश, थोड़ा सा सॉफ्ट है लेकिन मोटा है, वो सॉफ्ट वुड कटिंग में आ जाता है। वो डेलिया, जूनिपर, मैग्नोलिया, इन सब में वो कटिंग काम देती है। सेमी हार्डवुड कटिंग जो उसके नीचे की है, थोड़ी सी ब्राउन, थोड़ी सी ग्रीन, वह अच्छे से उगती है। ये आपकी जैस्माइन, मतलब चमेली वर्गीय बोलिए या मोगरा वर्गीय जितनी है, उसमें आपको सेमी हार्डवुड लगती है। फ्लोरेडेंड्रॉन, रोडेडेंड्रॉन, क्रोटोन, एक्लिफा, ये सब सेमी हार्डवुड में अच्छे होते हैं। अब हार्डवुड कटिंग, ये बोगनविला, हिबिस्कस, रोज, चंपा, ये सब में हार्ड कटिंग अच्छी है। नेक्स्ट, अब ये देखिए इसमें जेरेनियम की ऊपर की टिप बताइए आपको कैसी काटना। ये जितना डॉटेड पोर्शन दिख रहा है डैश डैश वाला, ये उतना ही पोर्शन आपको लगाना है। ये बिल्कुल सॉफ्ट वाला टॉप टिप वाला है। लीफ कटिंग, ये सेंसिवेरिया है। जैसे ये जो आपका मदर इन लॉ टंग बताया है, ये सेंसिवेरिया वैरायटी है बेसिकली। इसके लीफ ब्लेड, यदि आप
जो पत्ता है उसकी भी छोटी सी कटिंग, उसके पत्ते में से थोड़ा पोर्शन निकाल के आप उसको जमीन में मट्टी में लगा देंगे तो वहां से नया प्लांट तैयार हो जाएगा। सेंसिवेरिया की कटिंग पत्ते से होती है, लीफ ब्लेड काट के। बाकी ये थोड़े से डिफिकल्ट चीज है, ये अपने बेसिकली नॉर्मल गार्डन की में मुश्किल होती है। सिर्फ आपको बताते हैं कि कुछ है, जैसे बेगोनिया ये वेन काट के होता है। लीफ मार्जिन कटिंग में बायोफिलिनम होता है, लीफ बड कटिंग में रोडोडेंड्रॉन होता है। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट कटिंग है और इसके लिए बहुत एक्सपर्टाइज लगती है। तो ये बेटर अपन मालियों के ऊपर छोड़ दें, नर्सरीज पे छोड़ दें, वहीं से इसकी कटिंग वाले झाड़ लाएं, वो बेटर है। अपने यहाँ आप लगाने जाएंगे तो उतनी स्किल अपनी डेवलप नहीं हो पाती। उनको कई सालों का एक्सपीरियंस होता है तो उतनी स्किल डेवलप कर लेते हैं, अपन हताश ही ज्यादा होंगे। इसलिए इनको ट्राई करने के लिए कोई जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन लीफ बेड कटिंग आप बड़े आराम से कोई भी टाइप के सेंसिवेरिया झाड़ से कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, इसके भी बात का आप, नेक्स्ट, ये हो गया। इसके बाद वाला टर्न करिए। हाँ, ये बडिंग जो बोल देते हैं, आंख बंद की बात जो मैं कर रहा था, ये फिक्सिंग ऑफ द स्क्योन पार्ट ऑफ द रूट इन स्टॉक इज कॉल्ड बडिंग। इसकी बहुत सारी मेथड्स हैं। टी बडिंग, फ्लूट बडिंग, पैच बडिंग, क्लिप बडिंग, चिप बडिंग, शील्ड बडिंग। इसमें अपन ज्यादातर दो ही में जाते हैं, बाकी वाली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ये टी बडिंग, ये एक गुलाब की डंडी का टी शेप में, जहां से आंख उग रही है उसको टी शेप में कट देके, उसको जो मेन डंडी है जिसके अंदर एक तरह से आपको हड्डी सरी का चीज दिखेगी, उसमें से बाहर की बड बाहर निकाली जाती है। सिमिलर टी शेप आपके स्टॉक में लगाया जाता है, वहां इसको बांध दिया जाता है। ये भी बहुत मुश्किल से जमती है, बट ये थोड़े से आप अच्छे से ट्रेन हो जाएं बडिंग में तब आप इसको कोशिश करें। लेकिन कोशिश करके हताश होने के बजाय आप उस वैरायटी का गुलाब नर्सरी से ही ले आए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। शील्ड बडिंग ऑरेंजेस में होती है, मौसम्बी में होती है, नींबू में होती है। ये भी उनको ही ट्राई करने दीजिए, अपने को थोड़ा सा मुश्किल ही जाता है। सिर्फ टाइप्स कैसे होते हैं ये बताने के लिए मैंने इसको इंक्लूड किया यहाँ। नेक्स्ट, टिप लेयरिंग। ये बहुत मजेदार चीज है। इसमें कई झाड़ों में आप देखते हैं कि आप उनकी कलम लगाएं तो कलम भी नहीं उगती, लेकिन यदि आप टिप लेयरिंग करें तो टिप लेयरिंग बड़े आराम से हो जाती है। बहुत सिंपल तरीका है कि इसकी जो डाली उग रही है, लंबी हो रही है, वो डाली को आप थोड़ा सा उसके ऊपर की छाल छील लीजिए, बिल्कुल ऊपर की, नीचे की उसके अंदर का हड्डी पोर्शन जो दिख रहा है, स्टेम पोर्शन खास करके ग्रीन स्किन के नीचे, वो इंजर नहीं हो। और इसको आप मट्टी में गड़ा दें। मट्टी में गड़ा के थोड़ा सा ऊपर से मट्टी भी डाल दिए और उसको दबा दिए अच्छे से कि वो हले नहीं। कुछ दिन में वहां से रूट्स आ जाएंगी। रूट होके आपको लगेगा कि बाजू का जो पोर्शन है आपका, वो स्टेम का, जैसा आपको इसमें दिखाया हुआ है डायग्राम में, वो पोर्शन अच्छे से ग्रो होने लगेगा कि आप इसको मदर प्लांट से काट के अलग कर दीजिए, तो आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। ये सिंपल लेयरिंग है। ये जैस्माइन में, रोज में, इस सब में काम आ जाती है। एयर लेयरिंग होती है जो रबर प्लांट, क्रोटन, एक्सोरा में होता है। इसमें आप प्लांट के ऊपर ही थोड़ा सा ऊपर का चमड़ी उसकी छील के, जब वो अंदर का पोर्शन दिखने लग जाए बिना उसको नुकसान पहुंचे, एक कुछ मट्टी का लौंदा लीजिए, उसके आजू बाजू अच्छे से लगा लीजिए। या वहां पे आप पीट मॉस भी यूज कर सकते हैं। पीट मॉस भी वहां पे बांध दे तो उससे काम होता है। उसको पीट मॉस को उधर बांध देना चाहिए अच्छे से, झाड़ को टेढ़ा किए बिना सीधे ही झाड़ पे उतने पोर्शन में आप उसको बांध दें। उसको दूसरे प्लास्टिक से
ऊपर नीचे अच्छे से टाइट करके कवर कर दें, जिसमें वहां से पानी या कीड़े नहीं घुस पाए। अच्छा टाइट बांध दीजिए। कुछ दिन में आप देखेंगे कि प्लास्टिक में से पारदर्शक है, तो उसमें से आपको दिखने लगेगा कि अंदर से जड़ें निकल के बाहर दिख रही हैं। जब वो अच्छी जड़ें ग्रो हो जाएं, तब आप उसको नीचे के झाड़ से अलग करिए और उसको गमले में लगा दीजिए। ये भी एक लेयरिंग है। नेक्स्ट, जो जैसा ग्राफ्टिंग में मैंने आपको बताया था, ये अलग अलग तरीके की ग्राफ्टिंग दिखा रहे हैं। अब ये पहले पोर्शन में दो प्लांट, एक जिसकी आपको ग्राफ्ट तैयार करनी है और एक ओरिजिनल प्लांट जिस जो आपका रूट स्टॉक है, वो एक सिमिलर थिकनेस वाली डालियां लीजिए। रूट स्टॉक की जितनी थिकनेस वाली आप डाली एग्जैक्टली ढूंढिए, रूट स्टॉक में खड़ा कर दीजिए और उसको बीच में फंसा दीजिए, जैसे पहले वाले डायग्राम में सेकंड पिक्चर में है। फिर उसको थर्ड पिक्चर जैसा अच्छे से बांध दीजिए थर्ड और फोर्थ के साथ में। तो ये कुछ दिन में ये एक बन जाएगी, एकजुट हो जाएगी और आपका नया झाड़ किसका, जिसकी आपने ऊपर की डंडी बांधी है, वो वाला तैयार हो जाएगा। जो आगे है इसमें आपको लीनियर कटिंग है, ये इसको आप टेढ़ा काटना पड़ता है। दोनों सिमिलर साइज की कलम ली जाती है। रूट स्टॉक जो नीचे का रहता है, उसके ऊपर की डंडी उतनी ही बड़ी, उतने ही स्लांट में, उसी एंगल में स्लांट की हुई जोड़ दी जाती है। ये सेकंड, दूसरे पिक्चर में, बीच के पिक्चर में फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट में कट्स दिखाए हैं, सेकंड में कैसा उसको रखना है ये दिखाया है, और थर्ड में उसको टाइट बांधना दिखाया है। अब आता है अप्रोच ग्राफ्ट। इसमें आप एक जो आपका स्टॉक है, दूसरा जो आपकी डाली है किसी भी प्लांट की, वो आधी आधी दोनों को कट करते हैं और दोनों को साथ में मिला के अच्छे से बांध देते हैं। जब आप देखते हैं कि जिसकी आपने डाली इसके ऊपर बांधी है, जो आपका स्क्योन है, वो यदि जब ग्रो अच्छे से होने लगता है, तब ये स्टॉक को नीचे से काट देते हैं और उसके ऊपर का पोर्शन भी काट देते हैं और वो अच्छे से डेवलप हो जाता है। स्क्योन को आप नीचे से काटेंगे और ऊपर से काटेंगे, और स्टॉक में जहां जुड़ गए हैं दोनों, उस जगह से वो अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ये इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट, प्लग डेड ब्लूम्स। ये एक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं। कई लोग बोलते हैं कि हमारे एक बार फूल आ जाते हैं, उसके बगैर दोबारा फ्लावरिंग उतनी अच्छी नहीं होती। इससे भी थोड़ा सा प्रोपेगेशन से ये जुड़ा हुआ है कि एक प्लांट की एक नेचुरल सिस्टम है कि उसको नेचर जिंदा रहने के लिए फूल बनाती है, फिर फूल जब सूख जाता है फूल बनाती है, जिसमें कीड़े और तितली अट्रैक्ट हो, उसका परागीकरण हो, और परागीकरण होने के बाद उसमें सीड डेवलप होने लगे, तब वो फूल सूख जाता है और सीड पॉट डेवलप होता है, और सीड पॉट डेवलप होके इसमें सीड आते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो प्लांट की जितनी एनर्जी है वो सीड पॉट डेवलप करने में लग जाती है। यदि अपन इसको थोड़ा सा वेरिएशन करें तो आपको फ्लावरिंग ज्यादा मिलती है। इसमें क्या है, नॉर्मली अ प्लांट प्रोड्यूसेस अ सेट ऑफ फ्लावर्स which die after making seeds. If the head of or the depth flower are removed regularly before allowing them to make seeds, the plant may produce more flowers. This removal of dead flower heads is to encourage the plant to continue flowering and spend their energy in more flowering than producing seeds. क्योंकि सीड प्रोड्यूस करने में नेचुरल है कि ज्यादा एनर्जी प्लांट को लगती है, कि इट इज न्यू लाइफ विच इज इट इज प्रोड्यूसिंग। इसलिए वो लाइफ, वो एनर्जी बचा के ज्यादा फ्लावर, अच्छा, क्योंकि मालूम है प्लांट को यदि उसका फ्लावर प्लग कर लिया गया तो प्लांट समझ जाता है कि मुझे दूसरा फूल ही उगाना है अपनी जनरी आगे बढ़ाने के लिए। तो वो जिसमें उसकी आगे की जनरेशन बढ़ती जाए, इसलिए उसको सीड प्रोड्यूस करना है। लेकिन सीड तो फ्लावर खत्म हो गया है, तो सीड तो प्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो दोबारा फ्लावर फैलाता है।
इस तरह से आपको ज्यादा से ज्यादा फूल मिल जाते हैं। इसमें प्लांट की डायरेक्ट एनर्जी डॉर्मेंट फ्लावर बर्ड्स की तरफ जाती है और वो बढ़ने लग जाती है और फ्रूट प्रोडक्शन कम हो जाता है, बंद हो जाता है एक तरह से, क्योंकि फूल ही नहीं रहेगा, प्लट कर लिया जाएगा तो वहां पे फ्रूट कहाँ से प्रोड्यूस करेगा। ये एक बहुत ज्यादा फूल लेने का बढ़िया तरीका है। आप हमेशा ऑब्जर्व करते रहिए। कई लोग आप लोग कई इसमें से ऑलरेडी ये करते होंगे। स्पेशली गुलाब पे तो ये बहुत अच्छा काम देता है। अब जैसे ही आपका गुलाब का फूल पूरा खिल गया, उसकी पत्तियां झड़ने की नौबत आ गई, कि आप उसको काट दीजिए। उसको काट देंगे तो दोबारा वहां से फिर से नई बड डेवलप हो जाएगी और अच्छा फूल लग जाएगा। इसमें एक खासियत और है स्पेशली गुलाब के साथ में, कि जहां आपने फ्लावर की फूल देखेंगे उसके नीचे से दो पत्तियां निकल रही हैं। कोई भी फूल को आप ऑब्जर्व करिए, उसके नीचे दो बड्स रहती हैं। दो दो बड फिर से फ्लावर देती हैं, लेकिन वो फ्लावर छोटा दे पाती हैं, क्योंकि वो जो स्टेम है वो स्टेम पतली है, उसमें से बहुत पतली स्टेम निकलती है। तो आप गुलाब का फूल जहां आपने काटा, उसके दो बड देखिए और तीसरे बड के वहां से फिर काट दीजिए। जहां आप तीसरे बड से काटेंगे तो जो नीचे का तीसरा बड या चौथा बड जो डेवलप होगा, वो बहुत मोटी स्टेम के साथ डेवलप होगा। उस पर फूल भी बड़ा आएगा, फूल स्टर्डी भी रहेगा, ज्यादा टिकेगा भी, हेल्दी फूल आएगा। ये गुलाब के साथ खासियत है। बाकी भी फ्लावर्स में होता है, लेकिन कम ज्यादा तरीके में होता है। गुलाब में तो डेफिनेटली ये बहुत जरूरी चीज है, अच्छे हेल्दी कलरफुल और बड़े फूल लेने के लिए। ये रिमूवल ऑफ डेड फ्लावर हेड्स टू एनकरेज द प्लांट टू कंटिन्यू फ्लावरिंग, spend their energy in more flowering and producing instead of producing seeds. This allows the plant to direct energy to dormant, जो dormant buds हैं नीचे के, जो तुरंत नहीं बढ़ रहे हैं, जब ऊपर का फूल कट जाता है तब वो dormant bud बढ़ने लगते हैं। ये बहुत जरूरी सिस्टम है और बहुत बढ़िया सिस्टम है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये आज का पोर्शन कवर हो गया। ये थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल था, ये सिर्फ आपको मालूम हो इसलिए मैंने ये लिया। और मालूम होना इसलिए जरूरी है कि आपको, जो आप नर्सरी से ला रहे हैं प्लांट, तो आपको समझ में आएगा कि वो किस तरह का प्लांट है, बडेड है कि क्या है, उसका स्टॉक कैसा है, उसके ऊपर का पोर्शन कैसा है। तो आपको नर्सरी से लाते टाइम ये आपको मालूम रहेगा, तो आपको नर्सरी वाला बुद्धू नहीं बना पाएगा। नहीं तो वो क्या करते हैं, आपको सीड का हुआ बिना बडेड प्लांट दे देते हैं, दिखाएंगे बडेड, दे देंगे बिना बडेड। जब आपका फ्लावर होगा तो फ्लावर छोटा होएगा या अलग ही रंग का निकलेगा। इसलिए आपको पहले से पता होना, आप देख के आप समझ जाएंगे कि ये इसमें बडिंग की हुई है, ग्राफ्टिंग की हुई है, या किस तरह से प्लांट प्रोपोगेटेड है। इसलिए ये पोर्शन ज्यादा जरूरी है। अब हर गार्डनर को इसके बारे में पता होना, भले ही वो खुद इसमें कर पाए, सक्सेस हो पाए नहीं हो पाए, लेकिन झाड़ तो अपन खरीदते ही है। आपका जितना छोटा बगीचा है तो आपको बाहर से ही झाड़ लेना है, बड़ा बगीचा है तो आपका माली के या किसी हेल्प के थ्रू आप इन चीजों को तैयार करा सकते हैं। तो वहां भी वो आपको बुद्धू नहीं बनाए। इसलिए ये पोर्शन मैंने आज लिया और इसको लेना जरूरी समझा। इसमें ज्यादा टेक्निकल है, अपन सब चीजें खुद कोशिश करेंगे तो हताश भी कई बार हो जाते हैं। हाँ, आपका शौक जैसा जैसा बढ़ जाए, आप अच्छे गार्डनर हो जाएं, आप फिर इनके तरीके आप यूट्यूब में अलग जगह पे देखें, और इस साइड में भी प्रोग्रेस आप तब कर सकते हैं। शुरू से करने से मतलब नहीं, शुरू में तो आप प्लांट बाहर से ही लें। तो ये आज का पोर्शन अपना हो गया। अब किसी के क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो अपन बोल ले सकते हैं। यस सर, यस सर। So our participant has asked question in Q&A section. I am reading one by one, sir. हाँ, पूछिए। जोशी जी पूछ रही हैं, if the soil is organic with worms, no pesticides used, still खुरपी is necessary? Still क्या? What is necessary? Still खुरपी। हाँ, खुरपी is necessary for any plant. ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से खुरपी का फर्क नहीं पड़ता। खुरपी उसको प्लांट को एरिशन के काम में देती है। प्लांट की सॉइल अच्छे से एरेटेड होने के लिए वो जरूरी होता है। इसलिए
आपको वो तो करना ही है। खुरपी खुरपी बहुत जरूरी है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ गार्डनिंग। खुरपी नहीं करेंगे तो आपके आप करेंगे तो आपको दिखेगा कि प्लांट ग्रोथ में कितना फर्क हुआ। Okay, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। One हाँ another question from Priti Joshi ji. हाँ Can you revitalize used soil by exposing to sunlight, leaving हाँ fallow and growing leguminous plants हाँ like beans हाँ and peas? हाँ। ये डिपेंड करता है ना, आपका गार्डन यदि छोटा सा है तो छोटे गार्डन में आप कितने लिग्यूम प्लांट लगाएंगे। वैसे ये जो प्रोसेस है आपका लिग्यूम लगा के सॉइल को रीजनरेट करना, ये खेतों में पॉसिबल है और खेतों में तो जरूर एक तरह से जरूरी भी है। लेकिन अपने यहाँ गमले में आप कितने लिम्यून लगाएंगे, उसको किस स्टेज पे काट के जमीन में मट्टी में मिलाएंगे, ये सब एक लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा और प्रैक्टिकली कई बार पॉसिबल नहीं भी होता। पॉसिबल होता है आपके यहाँ, आप बेड है, जमीन में आपका गार्डन है, बेड है, बेड्स में आप लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी चीज है ये। इससे आपका ह्यूमस भी अंदर क्रिएट होगा और उसकी मिट्टी की पोत भी सुधरेगी। एक तरीका है, लेकिन ये तरीका गमलों में पॉसिबल नहीं होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। बेड्स में प्रैक्टिकल है, बेड्स में आप आराम से करिए। Okay. One more question from Preeti Joshi ji. If हम्म, a spider plant is in the pot, can we हाँ cut the runner and plant in another pot to grow? बेटर ये रहेगा कि जो रनर में आपका नया प्लांट आ गया है उसके बाजू में आप दूसरा गमला रख दीजिए। शुरू में उसको थोड़े दिन मट्टी में एस्टेब्लिश होने दीजिए, बाद में कट करके निकालिए। क्योंकि जो उसमें शुरू की रूट्स डेवलप हो रही हैं वो उतनी स्ट्रांग नहीं है कि एकदम से सपोर्ट कर जाए। तो Okay, sir. पहले उनको थोड़ा सॉइल में जाने दीजिए, बाजू में दूसरा गमला रख दीजिए, प्लास्टिक का पैकेट रख दीजिए, कुछ भी रखिए जिसमें उसको थोड़ी सी सॉइल का सपोर्ट मिल जाए। ओके सर। सपना जी पूछ रही हैं, इज आर्टिफिशियल प्रोपगेशन सेम एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन डन बाय कटिंग? आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन से उनका मतलब एग्जैक्टली क्या है? वो पूछ लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो समझ लीजिए आपने डायरेक्ट, यदि आपको वो वैसा लग रहा है कि डायरेक्ट आपने कलम लगा ली, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मुझे जो ऐसा लग रहा है उनका क्वेश्चन से, जी। तो उसमें भी ठीक है, लेकिन कलम लगाए हुए में आप मदर प्लांट की में दूसरे प्लांट में अलग प्लांट की कलम लगा रहे हैं। तो जो उसका जो रूट सिस्टम है वो ओरिजिनल मदर प्लांट जिसकी रूट सिस्टम अच्छा डेवलप रहता है, उसका रूट सिस्टम जो कमजोर रूट सिस्टम वाले प्लांट में जिसमें फूल बाकी चीजें अच्छी होती हैं, उसको आप ज्वाइन कर रहे हो, इसको आप उसके साथ मिला रहे हो। तो उसका ऊपर का भाग और रूट सिस्टम अच्छे वाले का नीचे भाग, ये मिलके दोनों चीजें मिलके बहुत अच्छा काम करता है। स्पेशली गुलाब की तो ये खासियत ही है। ऐसे ही संतरे नींबू में भी यही चीज खास है, क्योंकि जिसका रूट सिस्टम अच्छा है उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बहुत अच्छी है, तो आपके प्लांट को रोग भी ज्यादा नहीं आएगा। और डायरेक्ट आपने उसकी कलम लगा ली, उगेगा तो, लेकिन उसका रूट सिस्टम उतना वेल डेवलप नहीं रहेगा। आजकल तो अंगूरों में भी यही सिस्टम यूज होने लगा है। कोई पर्टिकुलर मदर प्लांट पे दूसरा स्टेम बांध देते हैं, उससे अंगूर प्रोपोगेट करते हैं। ओके सर। कई जगह जहां अंगूर होते ही नहीं थे वहां पे इससे इस सिस्टम से अंगूर होने लग गए। नेक्स्ट। ओके। गंगा जी पूछ रही हैं, गुड आफ्टरनून सर, एलोवेरा प्लांट बॉट फ्रॉम मार्केट इज डाइंग, हाउ टू हेल्प आउट? आपका सॉइल कैसा है एलोवेरा प्लांट के लिए, उस पर डिपेंड करता है। जी। तो मार्केट से लाए हुए का इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यदि आप सॉइल सिस्टम बराबर है, आपका पानी में गिलावट बराबर है। एलोवेरा का बहुत ज्यादा पानी भी नहीं होना तो बिल्कुल कम पानी भी नहीं होना, लेकिन मॉडरेट मॉइस्टनेस, मॉडरेट सॉइल पानी होना। ज्यादा पानी से भी मर जाता है वो, तो उस पर डिपेंड करता है। वैसे मार्केट का मरना नहीं चाहिए। कोई और रीजन है आपके यहाँ मरने का, या तो जहां आपने रख रखा है वहां पे धूप बहुत ज्यादा है, ये भी एक पॉसिबल हो सकता है। जी सर। कविता अग्रवाल जी पूछ रही हैं सर, हम्म, गुलाब के पौधे को देखकर कैसे पता करें कि
ग्राफ्टिंग या बडिंग का पौधा है? आप यदि अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे आपको निशान मिल जाएगा। जो नीचे से निकल रहा है ओरिजिनल प्लांट, जहां पे ग्राफ्ट लगती है, उधर एक तरह से चोट का निशान, सरी का निशान आपको मिलेगा वहां पे। और आपको उसमें से एक बड निकलती दिखेगी, एक डाली निकलती दिखेगी, और वो एक डाली ही आगे जाके बाकी डालियां बनाती है। तो वो पोर्शन यदि आपको आपके प्लांट में दिखता है, दैट विल शो कि इट इज ग्राफ्टेड। गुलाबी नहीं, हर ग्राफ्टेड चीज में ये आपको दिखेगा ही दिखेगा। एक आपको नेचुरल मार्क, जैसा अपन कहीं ऑपरेशन होता है, कहीं लग जाते हैं, वहां पर अपनी स्किन पे भी एक निशान आ जाता है, वही चीज झाड़ों के साथ भी है। झाड़ों में भी एक निशान बन जाता है। वो जो जैसे अपना चोट का निशान होता है, वैसे ही वो झाड़ों की चोट का निशान है जहां ग्राफ्टिंग है। जो स्किन कितनी भी बने, बिल्कुल ओरिजिनल जैसी नहीं होती, एक निशान छोड़ ही जाती है। वो निशान से आप समझ सकते हैं कि ग्राफ्टेड है। Okay, sir. Mahen ji wants to ask for propagation of double dahlia. Double हाँ, dahlia, ji. डबल डेलिया। Yes. Is it okay to go by cutting or we should go for propagation by bulbs? बल्ब का प्रोपोगेशन इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि बल्ब आपका एक है, धीरे धीरे जितने साल होते जाएंगे उतना बल्ब बड़ा होता जाएगा, उतना आपका फ्लावर भी बड़ा होता जाएगा। कटिंग में थोड़ा सा फ्लावर बड़ा होने को कुछ टाइम लगेगा, तो बेटर इज बल्ब, लेकिन कटिंग से भी होता है। Another question from Mahen ji. In case of caladiums, bulbs should be taken out from pots and saved or let them be there in pots. देखिए, अपने यहाँ की कंडीशन ऐसी है, वेदर इतना डिफरेंस आता है कि अपन यदि उसको बाहर निकाल लेते हैं तो इट मेक्स डिफरेंस। कई जगह इसका सिस्टम होता है, स्पेशली कॉमर्शियल्स के साथ में, जो कॉमर्शियल करते हैं, कि वो बल्ब निकाल के एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर देके, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी देके उनको जिंदा रखते हैं। वो अपन अपने गार्डन में नहीं कर सकते, क्योंकि अपन एक आध दो बल्ब्स के लिए कहाँ से वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। तो बेस्ट ये है कि आप उसको सॉइल में ही रहने दीजिए, बस सॉइल को धीरे धीरे बीच बीच में पानी देते रहिए। पानी देने से उसके अंदर का जो बल्ब है, बल्ब की लाइफ सही रहेगी, बल्ब जिंदा रहेगा, और सही मौसम पे आने पे, सही ह्यूमिडिटी और गर्मी होने पे अपने आप फिर बाहर आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे बल्बों के साथ में होता है, ग्लेडियोली के साथ भी होता है, ज्यादातर बल्बों के साथ में ये प्रॉब्लम होता ही है। तो आप उसको जमीन में ही रहने दें, पॉट मार्क करके रखें, पॉट को थोड़ा सा प्रोटेक्टेड एरिया में रखें, और देखें कि अपन उसको ये समझे कि प्लॉट खाली है, उसमें दूसरा लगा दें। लेकिन यदि आपका मार्क रहेगा तो आपको मालूम रहेगा कि प्लॉट खाली नहीं है, वो पॉट, उसके अंदर बल्ब है जो सिर्फ रास्ता दिख रहा है मौसम वगैरह सही होने का। जैसा मे मे फ्लावर है, या जिसको फुटबॉल लिली बोलते हैं, वो तो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करता है। पहले उसका जैसा ही बल्ब एक्टिवेट होता है, डोरमेंसी से बाहर आता है, तो एक सिंगल स्टेम देता है जिसमें अच्छा बहुत सुंदर फूल आता है। वो फूल जब मुरझा जाएगा, तब उसमें फूल मुरझाने के बाद नीचे से फिर पत्तियां आनी चालू होती है। कुछ महीना डेढ़ महीना वो पत्तियां रहेंगी, फिर पत्तियां मुरझाएंगी और सिर्फ बल्ब अंदर जमीन में रहेगा। और ये बिल्कुल आपका मई स्टार्ट होता है, या अप्रैल एंड या मई स्टार्टिंग, तभी ये जर्मिनेट होके बाहर आता है, तभी ये फूल देता है। बहुत ज्यादा पिक्यूलियर है ये। लेकिन इसका भी बल्ब आप जमीन में ही रहने देंगे, गमले में ही रहने देंगे, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस यही देखें कि उसमें कोई कीड़ा तो नहीं आ रहा है, कोई चीज उसको खा तो नहीं रही है, और थोड़ा थोड़ा मॉइस्ट हमेशा बीच बीच में पानी डलता रहे, जिसमें उसको जिंदा रहने के लिए जो मॉइस्चर होना है उतना उसको मिलता रहे। Okay. नेक्स्ट। Sonal ji asking, I have plants on my windowsill. What liquid fertilizer can I add? जो विंडो सिल पे आपके प्लांट्स होंगे, वो नॉर्मली तो बहुत छोटे गमलों में होते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर यदि आप ऑर्गेनिक में जाते हैं, तो ऑर्गेनिक में तो आप गौमूत्र उसको दे सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड मतलब गौमूत्र कभी भी 10
10 पोर्शन में इसको डाइल्यूट करना है, 10 पानी तो 1 गौमूत्र। 10 से ज्यादा चलेगा, कम नहीं होना चाहिए, कम रहा तो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वैसे आप कर सकते हैं, वो फर्टिलाइजर आप दे सकते हैं। और लिक्विड ही क्यों देना चाहते हैं आप, थोड़ा सा ये दीजिए ना उसको, कंपोस्ट। ऊपर की 1 इंची मट्टी आप अलग करिए, उसमें कंपोस्ट भर दीजिए, कंपोस्ट भी आप दे सकते हैं। आप यदि केमिकल में जाना चाहते ही हैं, जो मैं चाहूंगा कि अवॉइड करें, तो लिक्विड ग्रेन्यूल्स आते हैं सब कंपोजिशन में, जो सोफला के जैसे कंपोजिशन सबके, वाटर सोल्यूबल कंपोजिशन भी आते हैं, 10 अपना 20:20:20, 19:19:19, ऐसे कई तरह के कंपोजिशन है जो वाटर सोल्यूबल भी आते हैं। उसको आपको वाटर सोल्यूबल में करके देना है, लेकिन उसके अगेन फिर मात्रा कम ज्यादा, प्लांट का साइज, सब चीज आपको देखनी पड़ेगी। बनते तक के तो आप क्यों एटमॉस्फेयर खराब करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक ही यूज करें। एक तरीका यह है, जो अमृत पानी वगैरह जो बनाया जाता है, कल मैंने कुछ तरीके भी बताए थे, वो भी आप यूज कर सकते हैं लिक्विड के लिए। ओके सर। दीपा जी पूछ रही हैं, आई हैव ग्रोन मैंगो ट्री फ्रॉम द मैंगो सीड, माय प्लांट इज ऑफ 10 days, प्लीज हाँ, गाइड हाउ टू टेक केयर फॉर गुड ग्रोथ। देखिए आपने जो सीड लगाया है, नॉर्मली जो आपने मैंगो खाया होगा जिस जाति का, वो जाति का ही सीड लगाया होगा। तो सबसे पहली चीज कि वही जाति का उसमें फल लगेगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस जाति के का परागीकरण उसके साथ में हुआ, वो जाति का फल आना जरूरी है। आपके ही लगाए हुए, आपके हुए खाए हुए ही आम की जाति का फल निकलेगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। दूसरी बात, वो जो फल है उसको बढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जबकि ग्राफ्टेड जल्दी बढ़ता है। तो या तो उसको कोई अच्छे माली से जब थोड़ा बड़ा हो जाए, उस पर कोई दूसरी जाति का ग्राफ्ट करवा लें, वो बहुत बढ़िया रहेगा। या आपको उसी को बढ़ने देना है, या आपको कोई उसको कोई और पर्पस के लिए यूज करना है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सीड से उगे हुए पेड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, ग्राफ्टेड बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तो आप दोनों को मैच नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे भाई फलाने का झाड़ इतना बड़ा हो गया, मेरा 7 का है, कम हुआ। वो ग्राफ्टेड और नॉन ग्राफ्टेड का फर्क होता है, सीड से बहुत धीरे धीरे ग्रो होता है। ओके सर। प्रीति जोशी जी एक और क्वेश्चन पूछ रही हैं, इन केस हाँ, ऑफ अरबी प्लांट, हाँ, when you get new sapling in the pot, हाँ। we let the new plant grow or the old one, the space is limited. स्पेस इज लिमिटेड। देखिए नया जो रहेगा वो कभी भी ज्यादा दिन टिकेगा और आपको नए नए पत्ते देगा। पुराने वाला एक पर्टिकुलर एज तक के ही आपको साथ देगा। वैसे तो ये जितने अरबी तरह के हैं, अरबी है, अदरक है, हल्दी है, ये सब में हर बार नया ही प्लांट उगता है। उसके प्लांट के पोर्शन से बाकी वाला नए प्लांट को फूड मटेरियल में यूटिलाइज होके पुराना मर जाता है। तो आपको लग रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि नया प्लांट इज दी मेन प्लांट उसमें। वो आप जब खोलेंगे तब आपको समझ में आएगा कहाँ से उगा हुआ है वो। लेकिन इस सब को बॉदर क्यों करते हैं, पुराने प्लांट अपने आप ही खत्म हो लेगा, नया उसमें डेवलप होता रहेगा। हाँ, जब बहुत ज्यादा जड़ें हो गई तब आप निकाल के उसको रिपोर्टिंग कर दी, तब तक के आप उसी में रहने दीजिए, उसको बदलने की सोचे नहीं, क्योंकि पुराना ऑलरेडी जो नया वाला जो है वो पुराने को कंज्यूम कर लेगा एज अ फूड मटेरियल, और उसकी ग्रोथ अच्छी आ जाएगी। अदरक, हल्दी, अरबी, इन सब चीजों में ये होता ही है। हेलो जी हाँ, सर। महेंद्र जी पूछ रहे हैं, माय मे फ्लावर, आई थिंक मई हाँ, मई फ्लावर, हाँ, हाँ, मे फ्लावर, हाँ, yes, has just started to give flower. हाँ। After how much time of giving leaves, it should be retired for next season. वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फ्लावर सूखेगा, फ्लावर के बाद में फिर पत्ते अपने आप ही आ जाएंगे, और उसके बाद जब पत्ते सूख जाएंगे, दैट मीन्स इट इज रिटायरिंग, डोरमेंसी में गए। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, द प्लांट विल डू एवरीथिंग। सिर्फ आप उसको ऑब्जर्व करते रहे, पानी प्रॉपरली देते रहे। ओके सर।
सभी क्वेश्चंस के आंसर हो गए हैं। महेंद्र जी, प्रीति जोशी मैम आपको थैंक यू बोल रहे हैं। और धन्यवाद जी सर। Okay, Paliwal साहब जी, you can say a thank you note, I think, and we can meet again tomorrow at 5:30. धन्यवाद। अभी अपने काफी टॉपिक्स कवर हो गए हैं, अब आगे टॉपिक जो बच गए हैं उन पे अपन कंसंट्रेट करेंगे। आपके क्वेश्चंस आप सोच के रखिए, पूछने के लिए लिख के रखिए, जिसमें आप समय पे पूछ सकें और आपको ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी तरफ से कुछ बता सकूं। अपन आगे जो टॉपिक्स लेंगे उसमें एक टॉपिक होगा टेरेस गार्डनिंग का, वो काफी डिटेल में होगा। उसके लिए भी आप जो सोचना चाहें वो सोच के पहले से आप रख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप सबसे मैं आज्ञा चाहूंगा। आशा है कि आपको ये पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा होगा तो आप उस तरह के कमेंट लिखें तो मुझे समझ में आएगा कि नहीं, मैं कहीं गलती नहीं कर रहा हूँ। कुछ गलती भी कर रहा हूँ तो आप उसको पॉइंट आउट करिए, मैं आगे नेक्स्ट में उसको सुधारने की भी कोशिश करूंगा। अच्छा, धन्यवाद। अब नमस्कार, मिलते हैं। थैंक यू। Thank you.